बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी है और पूरी दुनिया को जोड़ता है फुटबॉल। स्पेशली यूरोप में, गल्फ कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में लोग बहुत फुटबॉल के साथ तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जापान की भी टीम है और दुनिया के हर खित्ते में ये खेला जाता है फुटबॉल। शानदार गेम है। पाकिस्तान में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में देखा। तो फुटबॉल की दुनिया में 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप हुआ उसका चैंपियन अब स्पेन है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रेफरी भी साथ खेल रहे हैं मिलकर अर्जेंटीना के, और इससे पहले जैसे मिस्र को बाहर किया गया, कुछ और टीमों ने भी एतराज़ किया, लेकिन फाइनल में कमाल कर दिया और डिफेंस बड़ा शानदार था स्पेन का। फुटबॉल के बारे में आप लोग ज़्यादा लोग इसकी टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानते तो उसमें जाते भी नहीं हैं, लेकिन इस फुटबॉल में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसराइल का जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो और डोनाल्ड ट्रंप ये सपोर्ट कर रहे थे मेसी की टीम को, और स्पेन आपको पता है कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है बार बार। तो जितने मुसलमान ममालिक हैं उनकी ऑटोमेटिकली सपोर्ट स्पेन के साथ चली गई थी। पाकिस्तान में लगभग सारे पाकिस्तानी स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ बरतानिया में इंग्लैंड की टीम को लोग सपोर्ट करते थे। 2 टीमों को बहुत सपोर्ट मिल रही थी पहले, एक इंग्लैंड की टीम को और एक सपोर्ट मिल रही थी नॉर्वे की टीम को। लेकिन उसके बाद जब दोनों टीमें बाहर हो गई तो सारी सपोर्ट चली गई स्पेन के साथ। तो स्पेन के जीतने की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई गई हैं। ख़ास तौर पे वो जो एक प्लेयर है वहाँ पे मुसलमान है, वो लड़का लामीन यमाल, उसके बारे में बड़ी कहानियां हैं कि वो छोटी उम्र का लड़का है, बड़ी जिम्मेदारी उसने उठाई है और अपनी टीम के लिए बड़ा परफॉर्म किया उसने। उसका एक छोटा सा भाई भी है, वो घूमता रहता है वहाँ ग्राउंड के अंदर, छोटा सा है वो, खुद लड़का बहुत यंग है अभी। तो स्पेन को मुबारकबाद, और पाकिस्तानियों ने पूरा सपोर्ट किया स्पेन को। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि मेसी और उसकी टीम जो है वो इसराइल की सपोर्ट है उनको। तो आप देख लें, इसराइल की मुखालफत में पाकिस्तानी किसी को भी सपोर्ट करते हैं, और फ़लस्तीन की हमायत क्योंकि करता है स्पेन, तो इसलिए पाकिस्तानी उसके साथ अपनी सपोर्ट लेकर गए। पाकिस्तानियों ने ऐसे सेलिब्रेट किया, इस्लामाबाद में एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जैसे अपनी टीम को कोई पुश कर रहा होता है, अपनी टीम को कोई बकअप कर रहा होता है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट दे रहे हैं। तो लोग दुआएं भी मांग रहे थे स्पेन के लिए। तो बड़ा सख्त मुकाबला था। एक्स्ट्रा टाइम में जाके स्पेन ने एक गोल किया और फिर स्पेन ये मैच जीत गया। अब ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए एक बात सीखने की है इसमें कि आप कुछ भी ऐसा करेंगे ना जिसमें इसराइल की थोड़ी सी भी सपोर्ट या हमायत हो जाएगी, तो ये आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप देखें, हालांकि मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन सारे सपोर्ट नहीं कर रहे उसको पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उसको सपोर्ट कहीं और से मिल रही है। तो ये इतनी ज़्यादा पाकिस्तानियों को एक बदएतमादी है और एक पाकिस्तानियों के दिल के अंदर एक गिला शिकवा है, और वो जायज़ है। जो कुछ गज़ा में हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप में भी है, गल्फ में भी है, लगातार वो जुल्म, वो सिलसिला चल रहा है। तो बोर्ड ऑफ नेतन्याहू में जब पाकिस्तान शामिल हुआ तो उसके जो असरात हैं वो इलेक्शन में जब वोट पड़ेंगे तब शहबाज शरीफ को पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ नेतन्याहू या बोर्ड ऑफ पीस जिसे कहते हैं उसके अंदर शामिल होने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल ये तो जनाब था वर्ल्ड कप का मरहला, और वर्ल्ड कप खत्म हो गया। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया ने देखा, ये अमेरिका के अंदर था। पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी रोंदी भी देखी, बेईमानी भी देखी, फिर हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर एक रेड कार्ड भी वापस हो गया। ये भी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहां पे हमने बहुत कुछ ऐसा होता हुआ देखा। बिलाखिर इसका फैसला हो गया और फैसले से दुनिया खुश है। जो टीम जीती, दुनिया की बहुत बड़ी तादाद उसी टीम को सपोर्ट कर रही थी। अब नादरीन आ जाए पाकिस्तान की सूरत हाल पे, तो सबसे पहले मैं आपको कश्मीर लेकर चलता हूं। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि कश्मीर में मामला तय हो रहे हैं। तो इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, जो मेरा सोर्स मुझे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही है कि जो मुआहदा इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो मुआहदा तैयार कर रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है। आखिरी वक्त में फटा इस बात पे पड़ा हुआ था कि 6 सीटें कम करने पे आमादा हो चुके हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा नहीं जी 4 मैक्सिमम आप रख लें, लेकिन उनके लिए भी कुछ शराइत हैं। अब ये चीज़ें शायद हल हो जाएंगी, और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो कश्मीरियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी अगर ये मुआहदा होता है तो। नंबर 1, इलेक्शन की तारीख कहाँ तक जाती है, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं
उनको मैदान में उतारती है या नहीं उतारती, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं जो उनके बड़े वफादार हैं और कश्मीरियों के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी जिद्दोजहद की है। उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर भी हो गए। तो ये उनके पास एक मार्जिन है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो इलेक्शन की तारीख का मामला है, और दूसरा जो है वो महाजरीन वाली नशिस्तें, उनका मामला है कि वो कितनी बचती हैं बाकी, 4 या 6 या 0, ये क्या होता है इसके बारे में जो है वो दूसरी ऑप्शन ये है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होगी, वो जो कलअदम करार दिया गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, वो फैसला वापस होना, मुकदमात का वापस होना, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ना, 4th शेड्यूल से नाम निकालना, यानी जो कुछ भी उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई है उसको खत्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इन 3 चीजों से ये फैसला हो जाएगा, और अगर ये फैसला हो जाता है तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है कि आजाद कश्मीर एक इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आजाद कश्मीर में इलेक्शन में धांधला करना उतना आसान नहीं होगा जितना माजी में हुआ करता था, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहां पे जैसे ही फॉर्म 47 जारी करेगी ना, वैसे ही अवाम निकलकर सड़कों में बैठ जाएगी। फिर इन्होंने ये बता भी दिया कि जब हम बैठ जाते हैं फिर हम उठते नहीं अपना हक लिए बगैर। तो ये अब बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में कोई ना कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट आ सकती है, अगर किसी ने बहुत ऊपर से कोई रुकावट ना डाली तो। और याद रखिएगा, ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए। सहूलतकारी अदा की कुछ पाकिस्तान के बाहर से आने वाले लोगों ने, ओवरसीज ने, लेकिन फेस सेविंग के तौर पे इसमें कुछ सियासतदान जरूर डाले जाएंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि वो अपने ऊपर इन चीजों का बोझ नॉर्मली नहीं लेते। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ हुआ आजाद कश्मीर में। इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं। एक कहानी है 2 भाइयों की। रावला कोट में जब फायरिंग हुई, गोली चली और बहुत बुरे हालात हुए, उस वक्त एक नौजवान है, उसे गोली लग गई। उसका भाई रिक्शा ड्राइवर है। मुझे इन दोनों का नाम भी पता है, ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा तो प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बात बता देता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। और वो बेचारे अभी भी वहां रावलपिंडी में बंद है, अडयाला जेल में। एक नौजवान है, उसे गोली लग गई और गोली उसकी बॉडी को क्रॉस कर गई, धड़ पे उसकी गोली लगी और गोली क्रॉस कर गई। तो उन्होंने कहा जी इसको फौरी तौर पे आप यहां से शिफ्ट करें किसी बड़े अस्पताल में। तो आजाद कश्मीर से उसका भाई उसको लेकर यहां इस्लामाबाद रावलपिंडी में आ गया और एक सरकारी अस्पताल के अंदर उसका इलाज शुरू करवाया। वहां पे जनाबे अली पुलिस आती है और आकर उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर देती है। एक भाई जख्मी है, दूसरा भाई जो रिक्शा ड्राइवर है वो अपने भाई के साथ आया और उसका कोई ताल्लुक नहीं किसी चीज से। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17-18 दिन हो गए। एक भाई जो है वो जेल के अंदर बंद है और उसको शनाख्त परेड में डाला गया कि जनाब शनाख्त परेड हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि तुम किस जुर्म में मुलव्वस हो। जब 17 दिन के बाद उसकी शनाख्त परेड करवाई गई तो पता चला उसको डाल दिया 26 नवंबर 2024 के मुकदमे में। ना उसका कोई ताल्लुक, ना वो कभी उस दिन इस्लामाबाद आया, वो आजाद कश्मीर का रहने वाला। उसको उठाकर 2 साल पुराने एक मुकदमे के अंदर डाल दिया। 1.5-2 साल हो गए। उस मुकदमे में उसको डाल दिया एक भाई को, और दूसरा भाई अभी भी जेल में कैद है और अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। ये इस लेवल का जुल्म पाकिस्तान के अंदर किया गया कश्मीरियों के साथ। वो बेचारे इलाज करवाने के लिए आए थे, उन्हें गोली मारी थी, सरकारी गोली लगी हुई थी। तो अब जब तक वो जरा सेट नहीं हो जाते तब तक उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। इस मुकदमे के अंदर उन्हें दबा के इस बात पे कायल किया जाएगा कि किसी भी सूरत में तुमने हमारे खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देना, कोई बयान नहीं देना, लिहाजा चुप करके वापस जाओ। और अब दोनों भाइयों की गिरफ्तारी डाली हुई है। एक को उठा के 26 नवंबर 2024 के मुकदमे में डाल दिया है और उसकी शनाख्त परेड भी करवा दी है, और दूसरा जो है उसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो उसको गोली लगी हुई है, वो जख्मी है। ये नाजरीन ये एक कहानी है सिर्फ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको वहां सुनने को मिलती हैं। नाजरीन, मौलाना और ताहिर अशरफी, इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारने के चक्कर में एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया। पहले आप देखिए, इन्होंने एक पोल खोला एक दूसरे का। जरा ये पोल आप सुने, आपको बड़ी हैरत होगी। और मैं आपको एक ऐसा पहलू और एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये मौलवी हमें बेवकूफ समझते हैं। पहले आप सुने कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो वुकला का कन्वेंशन है उसमें खड़े होकर ताहिर अशरफी के बारे में क्या कहा, ये जरा आप सुनिए। और एक मौलवी साहब
अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है। मौलाना साहब ने रो के भी दिखाया थोड़ा सा ना, एक्टिंग करके। तो ये ताहिर अशरफी के बारे में कह रहे हैं कि वो आया मेरे पास और मुझे जलसे की मुबारकबाद दे रहा था, और अगले दिन टीवी पे देखा तो वो रो रहा था। ये क्या ड्रामा है? अच्छा, ताहिर अशरफी का जरा जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं बड़ी मजे की कहानी कि ये दोनों मौलवी एक दूसरे के कपड़े उतारने के चक्कर में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर गए। ये जरा आप सुनिए, ताहिर अशरफी साहब मौलाना को जवाब दे रहे हैं। आपने जलसे के हवाले से बात हुई तो दोनों बातें आपको बतानी चाहिए थी। जहां मैंने आपसे ये कहा कि बहुत अच्छा जलसा आपने किया, वहां मैंने आपसे ये कहा कि कुछ जुमले, कुछ चीजें आपने सख्त कही। वो कहते हैं जी मैंने आपके जलसे की तारीफ जरूर की थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि कुछ चीजें और कुछ जुमले आपने सख्त कहे हैं। ये उन्होंने एतराज वहां पे फजलुर रहमान साहब के मुंह पे कर दिया था। अब मेरा एक सादा सा आपसे सवाल है, आपका कोई जानने वाला है, आप उसके अंदर कोई बुराई देखते हैं और आप उसे वहां पे बताते हैं कि जनाब ये तो चीज आपकी बहुत अच्छी, कपड़े आपने बहुत अच्छे पहने लेकिन खाना आपने ठीक तरीके से नहीं खाया, या फलानी चीज तो आपने बहुत अच्छी की है लेकिन ये वाला काम आपने गलत किया है। तो आपने अपने दोस्त को, अपने जानने वालों को, या जिसके साथ आपका अच्छा ताल्लुक है, आपने उसको बता दिया कि जनाब ये चीज मुझे लगा कि आपकी ठीक होनी चाहिए थी, ये चीज आपकी बहुत अच्छी थी, ये चीज आपकी बुरी थी। इतना ही करेंगे ना आप, या उसके बाद आप जाएंगे और जाकर टीवी चैनल के ऊपर बैठ के आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें रोना शुरू हो जाएंगे कि जनाब वो आपने बहुत बुरा किया। जब आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले और आपने उन्हें बता दिया कि ये चीज आपने ठीक नहीं की, तो उसके बाद फिर आपको टीवी पे बैठ के आप किसको साबित कर रहे थे कि जनाब मैं आपका वफादार हूं, जनाब मैं आपका पालतू हूं, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, जैसे आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। और आप उसी मौलाना जिसके साथ आप बैठ के आए, जिसको आप तारीफ करके आए, जिसको आपने आपके बकौल आपने कहा भी कि सख्त आपने कुछ बातें की हैं, तो वो आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बताएंगे। यानी आपका एक दोस्त है, आप उसे मिलते हैं, उसे कहते हैं यार अपनी ये चीज ठीक कर ले, तो ये आप दो दोस्तों की बात है ना। फिर आप जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वहां पे भी वो बात आप करते हैं, तो इसका मतलब है आपका मोटिव कुछ और है। अब इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े कैसे उतारे? फजलुर रहमान साहब ने ताहिर अशरफी साहब को कहा कि आप तो मेरे पास आए थे, मेरी तारीफें कर रहे थे, फिर उधर चले गए। ताहिर अशरफी ने आगे से कहा मैं वो भी बताऊं, वो जो आप मुझे कह रहे थे किसी को पैगाम भेजना है। अंदाजा करें, ये मौलाना साहब को कह रहे हैं कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी, तो उस वक्त तो आपको ये फौज बहुत अच्छी लग रही थी। तो ताहिर अशरफी ने यह बात कंफर्म कर दी कि रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, तो वो फौज गिरा रही थी, इसीलिए फजलुर रहमान को उस वक्त फौज अच्छी लग रही थी। और आज फौज फजलुर रहमान को अच्छी नहीं लग रही, और फजलुर रहमान ताहिर अशरफी के जरिए से फौज को कोई पैगाम भी भेजना चाहते हैं। और इलेक्शन से 3 दिन पहले भी फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा किया जो ताहिर अशरफी को पता है। यानी अब हुआ ये कि फजलुर रहमान को गंदा करने के चक्कर में ताहिर अशरफी ने अपने मालिकों के कपड़े उतार दिए, उनके बारे में बता दिया जनाब कि उनके ये हालात हैं, और फौज जो है वो सियासत में कितनी मुदाखलत करती है। फजलुर रहमान साहब खुद से बता रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब मुझे तो फौज ने कहा था, मुझे तो इन्होंने कहा था एस्टेब्लिशमेंट ने कि हम हुकूमत गिरा देते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और आपको हुकूमत बना देते हैं, बंदे तोड़ के आपको दे देते हैं, तो मैंने इनकार कर दिया था। फजलुर रहमान साहब ने इनकार नहीं किया था, फजलुर रहमान साहब की दाल गली नहीं। अगर फजलुर रहमान साहब ने इनकार किया होता ना, तो कम से कम फजलुर रहमान साहब पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को रुकवाने के लिए रुजू ना करते। फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनने के प्रोसेस को रुकवाने के लिए। यह उन्होंने क्यों किया था? ये उन्होंने इसीलिए किया था ताकि वो अपना वजीर आला बना सके। लेकिन फिर दाल गली नहीं। जब दाल गली नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी छलांगे मारती है ना बार बार अंगूर की बेल पे, जब वो हाथ में नहीं आती ना कहती है खट्टे हैं अंगूर, मेरे हाथ नहीं आए ना तो मैं ज़ेन बना लेती हूं खट्टे हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा अंगूर खट्टे हैं, भाई मैं उस घोड़े पे बैठता ही नहीं जिसकी लगामें मेरे कंट्रोल में ना हो, और मैं नहीं ये करूंगा, आप मुझे बंदे तोड़ के देंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये उसूल उन्हें तब याद आया जब उन्हें पता चला कि हम उसूल तोड़ के भी हुकूमत नहीं बना पा रहे। तो फजलुर रहमान साहब तो गए थे कोर्ट में इस इलेक्शन को रुकवाने के लिए। तो एक ये चीज अपने ध्यान में रखें, जब उस्मान चौधरी साहब हैं एक जर्नलिस्ट,
फजलुर रहमान साहब जब वहां से निकले तो उन्होंने एक सवाल किया, और फजलुर रहमान साहब का सारा बयानिया जितना उन्होंने घड़ के बनाया था ना, वो एक सवाल के अंदर वाड़ दिया उन्होंने। उस्मान चौधरी ने एक ही सवाल किया, उसने कहा जनाब जो मखसूस नशस्तें आपने माले गनीमत के तौर पे ली हुई हैं वो आप कब छोड़ेंगे? फजलुर रहमान साहब का मुंह बन गया। अब उन्हें समझ ही नहीं आया, कभी वो इधर देखें, कभी वो बेचारे अजीब वो कपकपाहट में चले गए कि मैं जवाब क्या दूं इस बात का। मैंने चोरी करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मखसूस नशस्तें ली हुई हैं अदालत के साथ मिलकर 2 नंबरी करके, मैं अब इलेक्शन पे तनकीद कर रहा हूं तो मैं किस मुंह से कर रहा हूं? ये सवाल मेरे से क्या कर लिया? तो वहां जो 7 लोग मौजूद थे उन्होंने कहा जी ये क्या सवाल हुआ, हम क्यों छोड़े सीटें? तो फजलुर रहमान साहब को उन्होंने पतली गली से निकाला वहां से। तो उस्मान चौधरी साहब को शाबाश है कि उन्होंने बहुत टेक्निकल सवाल बड़े मौके पे फजलुर रहमान साहब से किया जिसका उनके पास जवाब नहीं था। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट पे थोड़ी सी डोज अपनी फजलुर रहमान साहब ने तेज की है और कुछ स्टेटमेंट मजीद भी फजलुर रहमान साहब ने दी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं तो आप मेरे बयान की खुद से तशरीह कर रहे हैं। यानी फजलुर रहमान सरेंडर नहीं करेगा। मेरे माँ बाप ने मुझे सरेंडर होना सिखाया ही नहीं। फजलुर रहमान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। फिर फजलुर रहमान साहब ये मैं क्यों माफी मांगू, तुम माफी मांगो, ये भी कहा फजलुर रहमान साहब ने। ये तो इमरान खान साहब का जुमला है ना। फजलुर रहमान साहब वही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन फजलुर रहमान साहब को आग का दरिया अबूर करना पड़ेगा। ये उंगली कटा के शहीद नहीं बन सकते। यानी ऐसा नहीं होगा कि फजलुर रहमान साहब की एक उंगली कटी हुई है और वो कह रहे हैं देखो मेरा नाम शहीदों में लिख दो, नहीं होगा। वो पीटीआई ने बहुत मार खाई है। फजलुर रहमान साहब को अपना पूरा खानदान जेलों में भरवाना पड़ेगा, अपने घरों की जो खवातीन हैं उन तक को जेलों के अंदर भरवाना पड़ेगा, अपने जो पूरी पार्टी है उसको कलदम करवाना पड़ेगा, अपने हजारों कारकुनों को जेलों में भरवाना पड़ेगा, बहुत सारे कारकुनों का खुदा न खास्ता कत्ल हो जाएगा और फिर इनकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी ले लिया जाएगा, जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा। इनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को, फजलुर रहमान साहब को और इन सब लोगों को टॉर्चर किया जाएगा। फजलुर रहमान साहब पे गोलियां चलेंगी, उसके बाद इनकी टूटी हुई टांग का मजाक उड़ाया जाए और फिर इनके भाइयों को भी निशाने इबरत बनाया जाए। इनके ऊपर 300 मुकदमा चोरी डकैती समेत हर चीज के डाल दिए जाएंगे और उसके बाद इनके लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई जाए। ये सारा कुछ करने के बाद फिर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने का एक सिलसिला शुरू किया जाए और जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं, खवातीन के ऊपर भी, मर्द हजरात के ऊपर भी। फिर 3-4 साल ये रगड़ा लगाया जाए और उसके बाद इनको इस बीच में कोई जलसा ना करने दिया जाए। इनके झंडे पूरे पाकिस्तान से उतार दिए जाए, किसी जगह पे ये दिखाई ना दें। फजलुर रहमान साहब की तस्वीर पे पाबंदी लग जाए, इनका नाम लेने पर पाबंदी लग जाए। ये सारी चीजें होंगी ना तो लोग शायद सोचना शुरू करें कि फजलुर रहमान साहब एक्चुअली अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा बन गए हैं या उनके साथ लड़ने वाले हैं। इससे पहले तो लोग ये नहीं सोचते। लोग यही सोच रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि नूरा कुश्ती है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। देखें ना, अभी तक फजलुर रहमान साहब को जो नोटिस आना था वो कहां है? इमरान खान की बहन को तो नोटिस आ गया, फजलुर रहमान को अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया? सवाल यह है। फिर फजलुर रहमान साहब ने दोबारा से कुछ चीजें उठाई। उन्होंने कहा जी कारगिल के शोहदा, आप कहते हैं मैंने शोहदा का मजाक उड़ाया या उनकी तौहीन की है। कारगिल के शोहदा की लाशें आप नहीं उठा रहे थे, सैकड़ों लाशें वहां पे पड़ी हुई थी, आप उठा नहीं रहे थे। इंडिया ने खुद आपको कहा कि कर्नल शेर की आप लाश लेकर चले जाएं, मैयत वहां पे दफनाएं पाकिस्तान में। फिर उन्होंने वहां पे अमानतन आपके फौजी दफनाए जिनकी तादाद सैकड़ों में है, ये फजलुर रहमान ने कहा। फिर लश्कर बनाने की उन्होंने मुखालफत की। जब हमारी सूबाई हुकूमत कहती है कि हम पुलिस के जरिए कर सकते हैं, हमारी इस्तेदाद में इजाफा किया जाए, तो आप मेरे लोगों को क्यों कहते हैं कि वो बंदूकें उठा के आपस में लड़ें या वो लश्कर बनाएं और बन के मुकाबला करें और जाकर लड़ें? ये तो सरकार का काम है। फिर उन्होंने कहा ये हुकूमत चोरी करने का मुझे मशवरा दिया, तो ये भी बताएं ना कि कौन सा फौजी ऑफिसर था जो मौलाना फजलुर रहमान के पास आया और उसने आकर कहा कि फजलुर रहमान साहब हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चोरी करके आपको दे देते हैं, बंदे तोड़ के आपको दे देते हैं। फजलुर रहमान साहब उसका नाम लें, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो आइन और कानून के खिलाफ जा रहा है। उस ऑफिसर का नाम फजलुर रहमान साहब को बताना चाहिए। फिर उन्होंने कहा माफी तुम मांगो, मैं क्यों मांगू माफी? और वो महकमा, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए, पूरा डिपार्टमेंट जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो माफी मांगे। फिर जो फजलुर रहमान पे तनकीद माजी में होती रही है, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। नाजरीन, दूसरा अब अलीमा खानम साहबा की खबर है आखिर में। वो तो जिस तरह निकली हैं और जैसे लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, लोगों ने जो बुनेर के मनाजिर मैंने देखे, जो मालाकंड के मनाजिर मैंने देखे, लोग तो ऐसा लगता है कि इंतजार कर रहे थे कि वो हमें लीड करे। बड़ी तादाद में लोग निकलकर सड़कों पे आए और अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, अभी कोई अगला मरहला नहीं आया,
लेकिन बड़ी तादाद में लोग निकले इमरान खान की बहन के लिए और इमरान खान के लिए कि हम इमरान खान को आजाद देखना चाहते हैं। अब अलीमा खानम ने कहा कि अब हम अडियाला की तरफ जाएंगे, डी चौक नहीं जाएंगे। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि अगर हमें नहीं जाने देंगे तो हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर देंगे। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, कश्मीर में कश्मीरियों ने जो नथ डाली है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, वो उन्होंने ताकत का मुकाबला ताकत से किया है। ताकत जो है ना, ये लॉजिक को नहीं समझती। जब आप अवामी ताकत लेकर आएंगे तब इन्हें समझ आएगी कि अवामी ताकत का इनका मुकाबला अब करना है। तो ताकत को आप ताकत से कंट्रोल कर सकते हो और अवामी ताकत से बड़ी ताकत कोई और होती नहीं है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग लाखों की तादाद में निकल के सब कुछ बंद कर दें तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फिर घुटनों पे आना पड़ेगा। यह हकीकत है, इससे आप भाग नहीं सकते। अब जो मर्जी कर लें, ये करना ही पड़ेगा। और ये उन लोगों को करना पड़ेगा जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी अलीमा खानम को मैं देख रहा हूं ना जोर लगाते हुए, तो मुझे उन लोगों पे अजीब सी कैफियत एक आती है कि वो जो वोट लेकर बैठे हुए इमरान खान के नाम के ऊपर, वो सारे किधर गए? जिन्हें लाखों वोट पड़े हैं वो किधर गए? जो वजारतों में है वो किधर गए? जिन्हें गाड़ियां मिली हुई हैं, जो कमेटियों में बैठे हुए वो किधर गए? जो प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं वो किधर गए? वो लोग नजर नहीं आ रहे। लेकिन इमरान खान की बहन, जिसने कल को कुछ भी नहीं बनना, कोई पॉलिटिकल सीट उसकी नहीं होगी, लेकिन वो पूरा जोर लगा रही हैं। तो बड़ा शानदार तरीके से वो तहरीक को आगे बढ़ा रही हैं। कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिया है, जैसे कि इकबाल अफरीदी साहब हैं, वो बहुत जोर लगा रहे हैं। खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, वो बहुत जोर लगा रहे हैं। कुछ और लोग अपने तौर पे अपनी अपनी जगह पे कोशिशें कर रहे हैं कि नौजवानों को इकट्ठा किया जाए और तंजीम को इतना तगड़ा किया जाए और पूरी एक तहरीक खड़ी की जाए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। वो अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर साहब ये लोग ज़्यादा जोर लगाएं तो ये जल्दी काम हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।